नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर जयपुर से है और इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पर आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का ये मामला है। एसओजी ने आरोपी राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने देहरादून से आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बता दें आपको 8,000 करोड़ रुपए की जमा पूंजी गबन से जुड़ा हुआ मामला। करीब 10 लाख निवेशकों को चूना लगाया था, जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उस आरोपी ने। तो जयपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आदर्श क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ मामला। एसओजी ने आरोपी राजीव कुमार को गिरफ्तार किया और आपको बता दें कि कई लोगों को चूना लगाया इस आरोपी ने। सोसाइटी की 806 ब्रांच खोलकर चूना लगाया और बता दें कि राजीव ने 125 करोड़ रुपए का गबन किया था। संचालक मुकेश मोदी सहित 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। विशाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुख करेंगे विशाल का। विशाल, यहाँ पर राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई आखिर? देखिए, भारत के जो 28 राज्यों में 806 शाखाएं खोलकर जो आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी जो घोटाला किया था, इस मामले में राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई की है, जहां पर एटीएस एसओजी ने दिल्ली से जो उत्तराखंड के देहरादून निवासी है राजीव कुमार, उसको गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूरे जाल बिछाकर पूरे देश भर में पूरे ब्रांच खोलकर करीब 10 लाख निवेशकों को द्वारा जो राशि निवेश की गई थी 8,000 करोड़ रुपए की जमा पूंजी, उनका गठन किया और इस संबंध में एसओजी द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। और इस मामले में जो मुख्य संचालक था मुकेश कुमार मोदी और उसके अलावा जो अन्य 14 आरोपी और थे, उनको पहले ही एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था। इस अनुसंधान में सामने आया कि सोसाइटी के संचालकों द्वारा राजीव कुमार और उसके पारिवारिक सदस्य थे, उनके नाम से निर्मित जो अलग अलग कंपनियां थी, उसमें आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए करोड़ रुपए का ऋण वापस नहीं करने के उद्देश्य से दिया गया था। और राजीव कुमार और उसकी कंपनियों द्वारा जो अलग अलग कंपनियां थी, जैसे कि एबीएल प्रोजेक्ट, हेमको गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सूर्या बिल्डमार्क, ऐसे में कहीं ना कहीं ये 2012 और 2016 के बीच में जो बिना कोई संपत्ति जो रखे जो निवेशकों के जो दम था, उसमें से जो राजीव कुमार ने लगभग 125 करोड़ रुपए का जो अनुरक्षित ऋण दिया गया था, उसका गबन किया था। इस मामले में एसओजी की विशेष टीम विशाल, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब राजीव को गिरफ्तार किया गया है देहरादून से। आगे बढ़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग को लेकर कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान के सभी 13 जिलों में केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें आप देखिए। जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर, 4 जगह की जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो फिलहाल हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 13 जिलों में प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल ये प्रोजेक्ट है और कांग्रेस की मांग है, सरकार, प्रदेश सरकार की मांग है, कांग्रेस सरकार की मांग है कि इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए। लेकिन ये मामला अभी भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अटका हुआ है और इसी मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया 13 जिलों में। वहीं जयपुर में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी ने ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं, देखिए। आदमी को नहीं मैं जानू को नहीं, और गहलोत साहब को मैं नेचर जानू। राजस्थान का कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता हो, गहलोत साहब ने कभी पहली बार फंस गए। अब इसका सीधा सा रास्ता है, माफी मांग लो। माफी नहीं मांगते हो तो इस्तीफा दे दो। इस्तीफा भी नहीं देते हो, माफी भी नहीं मांगते हो, तो राजस्थान की जनता से माफी मांग लो, जिससे मिलो, मिलकर और कहो ईआरसीपी प्रोजेक्ट गहलोत साहब राजस्थान के 13 जिलों की प्यास बुझाएगा। आप अकेले नहीं हो, केंद्रीय मंत्री के नाते 100% पैसा केंद्र सरकार
करेगी तब गजेंद्र सिंह जी आपके बाप। भारतीय जनता पार्टी और गजेंद्र सिंह जी को झुकना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लागू कराना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, कांग्रेस पीछे नहीं उठेगी। स्कीम जो राजस्थान के जनता के हित की हो, उसकी प्रधानमंत्री जी नहीं है घोषणा करें, तो अगर राजस्थान का कोई मंत्री केंद्र में बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उन कामों को करे जो राजस्थान की जनता के हित में है। एक काम बता दे गजेंद्र सिंह जी राजस्थान के हित में किया हुआ एक काम पेयजल के मामले में। हमारी मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से बात हुई और उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने बयान दिए, अध्यक्ष ने बयान दिए, कल प्रताप सिंह जी ने बयान दिया। हमारी मांग है गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस्तीफा दें, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वो अपने पद पे बने रहे। माता मुड़कर वाला आदमी को नहीं मैं जानू। रुक करेंगे अब अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में रामनवमी पर दंगे भड़के हैं। प्रदेश में सभी ने त्योहार मिलकर मनाया है। रामनवमी के जुलूसों का सभी धर्मों ने स्वागत किया है। फिर भी प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी घटना ना हो सके। प्रदेश की शांति व्यवस्था को खराब करने वालों पर कार्रवाई हुई, चाहे वह किसी भी पार्टी या वर्ग का हो। बीजेपी सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कभी करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं, कभी गवर्नर को ज्ञापन सौंपते हैं ताकि तनाव बना रहे। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ट्वीट में कही गई हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से रामनवमी पर जगह जगह दंगे फसाद देखने को मिले, उसी को लेकर यहां पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट किया। तो बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ट्वीट किया है वो कुछ इस तरह से है। तो लगातार आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ऐसा है कि अब परंतु प्रदेश सरकार ने प्रशासन को चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं। तो उन्होंने लिखा कि भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता एवं सौहार्दपूर्ण माहौल से ही परेशानी है। ये अफसोस कर रहे हैं कि प्रदेश में रामनवमी पर जिस तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से जुलूस निकला, तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन आएंगे जयपुर। कल रात करीब 10 बजे पहुंचेंगे जयपुर अजय माकन। 15 अप्रैल को रतनपुर बॉर्डर जाएंगे। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का स्वागत करेंगे अजय माकन। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कल रात जयपुर पहुंचेंगे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और करीब 10 बजे जयपुर पहुंचेंगे अजय माकन जयपुर। और इसके साथ ही 15 अप्रैल को जाएंगे रतनपुर बॉर्डर। कांग्रेस की आजादी गौरव यात्रा का स्वागत करेंगे प्रदेश प्रभारी अजय माकन और कल रात 10 बजे करीब जयपुर पहुंचेंगे अजय माकन। और इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर के साथ ही रतनपुर बॉर्डर भी जाएंगे और कल रात करीब 10 बजे सबसे पहले जयपुर, फिर 15 अप्रैल को रतनपुर बॉर्डर। तो भरतपुर में ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीना समेत आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कार्यों का रिव्यू लिया गया और दिशा निर्देश भी दिए गए। तो बता दें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी पहुंचे। यहां उन्होंने दिगंबर जैन मंदिर में रक्तदान शिविर में भाग लिया। एसडीएम राजेश डागा समेत कई अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रक्तदान शिविर के बाद बिरला ने सातलखेड़ी में आयोजित चिकित्सा शिविर में शिरकत की और अस्पताल का निरीक्षण किया। उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति तंदुरुस्त रहे।
बीकानेर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र समर्पित युवा मंच की ओर से रेलवे ग्राउंड में राष्ट्रवादी समागम समारोह किया गया। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने शिरकत की और इस मौके पर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बाबा साहेब की मूर्ति के सामने दीप जलाया। मेघवाल ने बाबा साहेब की विचारधाराओं को अपनाने का आह्वान किया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने करौली विवाद को लेकर दौसा में एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीश पुनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, गृह मंत्री रहते अपने लोगों की जासूसी हो रही है, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज्य में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना, और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी के और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। देखिए जिस तरीके के हालात हैं और जो सबने उस जलती हुई करौली को देखा है, वो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार तो इस तरीके के काम करने वालों को संरक्षण देती है। इसलिए हमारी चिंता थी, इसलिए हमारे सांसद ने वो सूची भी दी। आप सब लोग ये तानाशाही सरकार के खिलाफ दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार आप सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर बीजेवाईएम टीम ऑफ राजस्थान। युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका इस नेतृत्व में युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। तो सुजानगढ़ में चूरू के सांसद राहुल कसवा ने नगर परिषद सभागार में जन सुनवाई की और अधिकारियों को काम करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर विद्याधर पारिक ने केंद्रीय बस स्टैंड सुचारू रूप से चालू करने का ज्ञापन सौंपा। विद्याधर पारिक ने बताया कि संबंध में भूमि दान करते समय लिखित में नगर परिषद के साथ ये शर्त रखी गई थी। मामले में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला से बात करके बस स्टैंड शुरू कराया जाएगा। पुराना बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के सामने होने के कारण यातायात व्यवस्था भी बिगड़ रही है। ये केंद्रीय बस स्टैंड निर्माण के लिए 2002 में इस जमीन का 4 बीघा जमीन का समर्पणनामा नगर पालिका मंडल और हमारी मध्य हुआ था। उसके पश्चात इसका निर्माण हुआ। निर्माण भी 200 फुट लंबा है। इसका 4 बीघा पुख्ता नाम की ज़मीन है जिसमें प्राइवेट और रोडवेज दोनों बसें एक साथ खड़ी हो जाएं। इससे ग्रामीण जन से आने वाली प्राइवेट बसों से, कच्चे रूटों से जो यात्री आते हैं उनको पक्की रोड पे जयपुर है, बीकानेर है या अन्यत्र जहाँ भी जाना हो, रोडवेज की बसों से वो सवारियों को सुविधा मिल जाए। इसको ध्यान में रखते हुए एक स्थान पर ही इन दोनों को केंद्रित किया गया था। केंद्रीय बस स्टैंड काफ़ी समय से नहीं, शुरू से ही बंद है। शायद कुछ दिनों के लिए ही ये चला था पिछले 20 साल में। तो अब उसकी ओला जी आए थे मंत्री बनने के बाद, उनको भी वहाँ ले जाके दिखाया था। तो अब उसको शुरू करने में मैंने उनसे कहा था कि इस तरह की व्यवस्था आप यहाँ करें कि बसों का जो ठहराव है
रुकाव है या रात्रिकालीन रुके हैं, तो वो ठहराव केंद्रीय बस स्टैंड में हो। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे कांड के बाद उदयपुर में लोगों में डर का माहौल है। रोपवे का सफर करने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान में कुल 3 रोपवे हैं और इनमें करणी माता रोपवे भी एक है। करणी माता रोपवे का सफर करने वाले यात्री कितने सुरक्षित हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक जोशी ने संचालक से बात की है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के देवघर में हुए रोपवे के दर्दनाक हादसे के बाद आम जनता में भी रोपवे को लेकर संशय बन गया है। लोग डरने लगे हैं। उदयपुर भी एक टूरिस्ट सिटी है, पर्यटन सिटी है और हजारों पर्यटक रोजाना उदयपुर आते हैं। उदयपुर के करणी माता में भी एक रोपवे है जो राजस्थान के गिने चुने रोपवे में से एक है। यहाँ सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, यहाँ आने वाले पर्यटकों को जब यहाँ की राइड कराई जाती है तो उस समय किन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है, इन सवालों को लेकर हमारे साथ यहाँ के संचालक हैं। हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और पर्यटकों के लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सर, स्वागत करता हूँ। आपका नाम बताएं सर सबसे पहले, और पर्यटकों जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है और किन मापदंडों के पर इसको संचालित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश खंडेलवाल है। मैं करणी माता रोपवे का संचालक हूँ और हमारे यहाँ पर एक ये जो छोटी रोपवे है, ये 387 मीटर लंबी रोपवे है जिसमें एक बार में 18 लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। हम आने वाले पर्यटक को समुचित सुरक्षित यात्रा कराने का वादा करते हैं। हमारी जो रोपवे फिक्स ग्रिप रोपवे है जिसमें केबिन फिक्स रूप से केबिन रस्से के साथ लटकी रहती है। तो जैसा देवघर झारखंड वाली बात कर रहे हैं वैसा टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। हमारी टेक्नोलॉजी फिक्स ग्रिप वाली है, तो वैसी संभावना हमारे यहाँ 0 के बराबर ही है। सर, राजस्थान में 3 से 4 रोपवे हैं, उसमें से उदयपुर भी एक है। दूसरे जो रोपवे हैं उसमें और यहाँ के रोपवे में टेक्निकली क्या डिफरेंस है, और जो देवघर में हादसा हुआ उसको लेकर और इसमें क्या डिफरेंस है जो यहाँ नहीं होगा? देखिए, ये फिक्स ग्रिप रोपवे है जिसमें रोप केबिन से नहीं उतरती, केबिन रोप से नहीं उतरती है। बाकी जो दूसरी रोपवे है, देवघर वाली रोपवे है, उसमें केबिन बार बार ग्रिप से उतरती है, वापस चढ़ती है। उसमें फेलियर होने की या रिस्क होने की संभावना है। यहाँ पर कभी नहीं उतरेगी क्योंकि फिक्स है। 3 ट्रॉली ऊपर जाएगी, 3 ट्रॉली आएगी, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगी, एक डायरेक्शन में आएगी। इसलिए इस तरह की केबिन रोप से उतर जाए ऐसी संभावना होती ही नहीं है, इस टेक्नोलॉजी में होती ही नहीं है। सर, देवघर कांड के बाद उदयपुर की रोपवे भी अभी फिलहाल जैसा आपने बताया कि मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है। कहीं ये उस वजह से इसको रोक दिया गया हो या इस तरह का कोई कारण तो नहीं, क्योंकि लोग ये बात भी कर रहे हैं? नहीं, हमारा शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, एनुअल मेंटेनेंस हम हर साल करते हैं। उसी शेड्यूल मेंटेनेंस का पार्ट है, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है। उससे पहले हम हर साल मार्च अप्रैल में करते हैं। इस साल भी हमने वैसे ही की है। 3 से 4 दिन में हम पूरे प्लांट को खोलेंगे, चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद वापस असेंबल करेंगे, वापस पर्यटकों के लिए खोल देंगे। जब यहाँ से राइड होती है और किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए, बीच में रुक जाए, या किस तरह से संचालित होता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है या उसके रेस्क्यू के लिए क्या कुछ यहाँ पर? इस रोपवे में ट्रिपल सेफ्टी मैकेनिज्म है। पहला, हम इसको इलेक्ट्रिक से ऑपरेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक मान लीजिए बंद हो जाती है, पावर चले जाती है, तो ऑटोमेटिक डीजी पे आ जाता है। अगर कभी डीजी मान लीजिए फेल हो जाए तो हमारे इस रोपवे पर इमरजेंसी के लिए एक ट्रक का इंजन लगाया हुआ है, जिससे हम सेफली पर्यटक को, यात्री को स्टेशन पर ला सकते हैं। सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा, कितने पर्यटक रोज़ाना यहाँ पर आते हैं आम दिनों में? क्योंकि अभी जिस तरह से कोरोना काल के बाद से बाजार धीरे धीरे उभरने लगा है, पर्यटकों की संख्या उदयपुर में कम हो गई है। यहाँ पर व्यापार पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? देखिए, कोरोना के बाद से कुछ उठा था दिवाली पे और दिसंबर तक तो कुछ था, और मार्च के बाद में थोड़ा कम हुआ है। तो अभी 400 से 500 के आसपास टूरिस्ट आ रहे हैं, और जब छुट्टियां चालू हो जाएगी तो ये संख्या बढ़ के 1500 के आसपास चली जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि उदयपुर एक पर्यटक सिटी है और हजारों पर्यटक रोज यहाँ पर आते हैं, और करणी माता रोपवे जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, यहाँ पर भी लोग आते हैं छुट्टियां बिताने। जब उदयपुर आते हैं तो रोपवे की सवारी किए बिना यहाँ से नहीं लौटते। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और जिस तरह झारखंड के देवघर में एक दर्दनाक हादसा हुआ
उसको लेकर लोगों के मन में संशय था। इसी संशय को दूर करने के लिए और उदयपुर के पर्यटकों को रोपवे तक आने में किसी तरह की समस्या ना हो और यहाँ की जो सुरक्षा इंतजाम है वो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हमने प्रयास किया। जिस तरह संचालक ने हमें बताया कि इलेक्ट्रिसिटी से इसको संचालित किया जाता है और अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है तो डीजी के माध्यम से उन्हें एक बार नीचे लाया जा सकता है और अगर वो भी फेल होता है तो एक ट्रक का इंजन यहां लगाए जिससे आपातकालीन स्थिति में पर्यटकों को सुरक्षित नीचे उतारा जा सकता है। और जो एक्ट है, रोपवे एक्ट है, उसके तहत यहां पर इसका संचालन किया जा रहा है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर देसूरी से, जहां पर अभयारण्य क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला, आगजनी की घटना। तो बता दें देसूरी में अभयारण्य क्षेत्र में आगजनी की ये घटना हुई और इंडिया न्यूज की खबर का असर भी हुआ। तो वन विभाग और ग्रामीण आग बुझाने में जुटे हुए हैं। संसाधनों की कमी से हालांकि काबू नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 3 दिन पहले ये आग लगी थी और इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद इस खबर का असर देखने को मिला। तो अभयारण्य क्षेत्र में आग का तांडव और इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया और इसका असर हुआ। 3 दिन से ये आग लगी हुई है। वन विभाग और ग्रामीण अब इस आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। हालांकि संसाधनों की कमी से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश की जा रही है लगातार इस आग को बुझाने की। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 3 दिन हो चुके हैं और ये आग लगी हुई है। इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ इंडिया न्यूज ने दिखाया और इसके साथ ही इसका असर भी हुआ। और अब जो वन्य अधिकारी हैं और साथ ही आसपास के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस अभयारण्य में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है और संसाधनों की कमी है, इसी वजह से कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 दिन हो गए और आग लगातार लगी हुई है, लेकिन बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त लग रहा है। अभयारण्य क्षेत्र में ये आग का तांडव देखने को मिला और इंडिया न्यूज ने इस मुद्दे को, इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद असर भी हुआ और वन विभाग और ग्रामीण वहां पर हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं और जो वन्य अधिकारी हैं, वो आग बुझाने में जुट गए हैं। लेकिन संसाधनों की कमी से अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जिसमें ये 3 दिन से आग लगी हुई है। तो आपको बता दें कि देसूरी का ये पूरा मामला है। अभयारण्य क्षेत्र में आगजनी की घटना, 3 दिन से लगातार ये आग लगी हुई है। हालांकि कोशिशें जारी हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि संसाधनों की कमी है, ऐसे में अभी तक आग नहीं बुझ पाई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।